जरा सोचिए, एक ऐसी रात का अंदाजा लगाइए जो इतिहास के अनसुलझे सवालों से गूंजती है। साल था 1966, जगह ताशकंद, सोवियत संघ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को साहस और निष्ठा से नेतृत्व दिया, पाकिस्तान के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दिल का दौरा या कोई गहरी साजिश? अब यहाँ सवाल उठता है, जांच क्यों नहीं हुई? उनका शरीर जो रहस्यमयी चोटों से घिरा था और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनके निधन से किसे फायदा हुआ? 3 शक्तिशाली पक्ष उभर कर आते हैं, भारतीय राजनीति की कुछ बड़ी हस्तियां, CIA और यहाँ तक कि सोवियत संघ, भारत का तथाकथित मित्र। इस वीडियो में हम कोई कयास नहीं लगाएंगे, हम आपको दिखाएंगे उन ठोस तथ्यों को, उन रहस्यमयी संकेतों को जो शास्त्री जी के आखिरी 24 घंटों में छुपे थे। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो तैयार हो जाइए भारत के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में से एक को जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। 10 जनवरी 1966 के शाम 4 बजे इंडिया और पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड की मीडिया के सामने ताशकंद एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने की खुशी में रशिया ने एक पार्टी अरेंज की जो रात 8 बजे से शुरू हो गई थी। अब इस पूरे पार्टी में शास्त्री जी एकदम फिट थे। इनफैक्ट उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी CS झा जी ने तो यह तक बताया कि शास्त्री जी अयूब खान के साथ काफी देर तक बातें भी कर रहे थे। और फिर उसी पार्टी में 1 घंटा बिताने के बाद शास्त्री जी और उनके साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह और डिफेंस मिनिस्टर YB चौहान भी रात के 9 बजे के आसपास पार्टी से डचा यानी उनके रेजिडेंस के लिए निकल गए। और फिर लगभग कुछ 10 बजे शास्त्री जी अपने डचा पहुंच गए, बट इंडियन डेलीगेशन को उनसे थोड़ी दूर पर एक होटल इन टूरिस्ट में ठहराया गया था। नाउ ऑब्वियस PM को उस रेसिडेंस में अकेले नहीं ठहराया गया था, उनके साथ इन टोटल 5 लोग थे। उनके पर्सनल फिजिशियन RN चक जो शास्त्री जी के साथ 1955 से जुड़े हुए थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर R कपूर, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय, उनके पर्सनल असिस्टेंट MMN शर्मा और उनके 20 साल पुराने पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ शास्त्री जी के इतने क्लोज थे कि शास्त्री जी इनके सिवाय और किसी के भी हाथों का खाना नहीं खाते थे। सो बाकी इंडियन डेलीगेट्स को थोड़ी दूरी पर रखा था, लेकिन यह 5 लोग शास्त्री जी के अटमोस्ट ट्रस्टेड लोग थे और इसीलिए उनके साथ ठहरे हुए थे। फिर रात कुछ 10 बजे से 10:02 के करीब रामनाथ शास्त्री जी से खाना पूछने के लिए आए। पहले तो शास्त्री जी ने खाना खाने से मना किया क्योंकि उन्होंने पार्टी में कुछ खाया था, बट फिर उन्होंने रामनाथ जी से कुछ लाइट खाने के लिए मांगा। रामनाथ ने फिर किचन में जाकर मोहम्मद जान और रशियन कुक्स द्वारा बनाया हुआ पालक करी शास्त्री जी को सर्व किया। इसे खाने के बाद शास्त्री जी स्टडी रूम चले गए, जहां पर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय उनको मिलने आए। सहाय उनसे बेसिकली अगले दिन के शेड्यूल को डिस्कस करने आए थे, क्योंकि अगले दिन PM और उनका पूरा इंडियन डेलीगेशन काबुल होकर इंडिया वापस जाने वाला था। यह डिस्कशन फिर चल ही रहा था कि शास्त्री जी के रूम में मौजूद 3 फोनस में से एक टेलीफोन पर इंडिया के PMO से कॉल आया। कॉल पर PMO के एक और प्राइवेट सेक्रेटरी VS वेंकट रमन जी थे, जिन्होंने PM से यह पूछने के लिए कॉल किया था कि वह इंडिया में उनके स्वागत के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स चाहते हैं क्या, जिस पर ऑब्वियसली PM ने जवाब दिया कि आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स कर लो। इसके बाद शास्त्री जी ने वेंकट रमन जी से पूछा कि ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर इंडियंस का क्या रिएक्शन है। इस पर वेंकट रमन जी ने बड़े कैजुअली कहा कि पूरे देश ने इसे काफी पॉजिटिवली लिया है, और बस बात होते ही कॉल कट हो गया। अब इसके बाद शास्त्री जी ने दूसरा कॉल अपने फैमिली को किया, बट किताबों में इस कॉल को लेकर 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, यानी कि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमिंग्स और अलग अलग फैमिली मेंबर्स को मेंशन किया हुआ है। अनुज धार जी की बुक के हिसाब से रात 10:30 बजे शास्त्री जी ने अपने वाइफ को कॉल किया था, बट उनको आवाज नहीं आ रही थी उनकी, और इसीलिए वो कॉल उनके छोटे सन इन लॉ VN सिंह जी ने लिया, जिनसे भी शास्त्री जी ने ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर इंडियंस के क्या एक्शन इसके बारे में ही पूछा। लेकिन ऑन द अदर हैंड विवेक अग्निहोत्री जी के किताब में बताया गया है कि शास्त्री जी ने रात को 1 बजे अपनी बेटी कुसुम शास्त्री से बात की, उनसे भी उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर ही इंडियंस का क्या रिएक्शन है
यही पूछा और जब उन्होंने कहा कि इंडियंस इस बात से बिल्कुल खुश है तो यह सुनते ही उन्होंने कुसुम को अपनी वाइफ ललिता को कॉल देने के लिए बोला। अब अपनी वाइफ से बात करते वक्त शास्त्री जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इंडियंस को एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे सुन के पूरा देश खुश हो जाएगा, लेकिन उनके आने तक वो इस बात को बिल्कुल सीक्रेट बनाए रखे। जब मैं हिंदुस्तान के धरती पर पैर रखूंगा और लोगों से अपने मन की बात कहूंगा तो उसे सुनकर लोग बहुत खुश होंगे। बात खत्म होते ही कॉल एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हुआ। रामनाथ ने शास्त्री जी को फिर डेली रूटीन के हिसाब से दूध सर्व किया। इसे पीने के बाद शास्त्री जी कुछ देर तक कमरे में ही चक्कर लगाते रहे और फिर उन्होंने रामनाथ से पानी मांगा जो उसने वहीं पर मौजूद एक जग से दिया और रात 12:30 बजे रामनाथ पीएम के रूम से निकल गए। इसी बीच जब शास्त्री जी अपने कमरे में चक्कर लगा रहे थे तब उन्हें एक जर्नलिस्ट प्रेम वैद्य ने अपने कैमरा में कैप्चर भी किया था और यह वीडियो शास्त्री जी का लास्ट सीन अलाइव वीडियो बन गया। इस पूरे केस में बड़े बड़े लूप होल्स है, 6 अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज है जिनके बारे में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, जिनके आंसर्स हमें मोर और लेस मिल चुके हैं। पहली मिस्ट्री, क्यों 20 सालों से शास्त्री जी के लिए खाना बनाने वाले रामनाथ ने सिर्फ उसी रात को शास्त्री जी के लिए खाना नहीं बनाया, प्लस शास्त्री जी ने जब पार्टी में खाना खाया था तो फिर भी वापस आकर उन्होंने क्यों डिनर ऑर्डर किया। दूसरी मिस्ट्री, जब शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया तब उन्होंने उनके रूम में ही मौजूद 3 इमरजेंसी टेलीफोन में से एक को भी क्यों पिकअप नहीं किया, जिसे पिकअप करते ही पूरे विला में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता। मतलब बाजू में पड़ा फोन पिकअप करना छोड़ के वह खुद सहाय जी के कमरे में जाकर नॉक नॉक क्यों करने लगे, क्या वह कुछ कहना चाहते थे। तीसरा, जब शास्त्री जी फ्लास्क की ओर पॉइंट आउट कर रहे थे तो फिर क्यों उन चीजों का पॉइजन टेस्ट नहीं करवाया गया। चौथा, अगर उनके इतने वियर्ड सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। पांचवा, वहां पर कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी स्पॉन्टेनियसली अवेलेबल क्यों नहीं थी जबकि एक देश का पीएम वहां पर मौजूद था और प्रोटोकॉल के तहत वहां पर एक पूरी मेडिकल टीम अवेलेबल होनी चाहिए थी जिनके साथ आईसीयू से लेकर ओटी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल। और छठा, शास्त्री जी ने अपने घर वालों को कॉल पर जो गुड न्यूज की बात बताई उसके ठीक 18 से 20 मिनट बाद ही क्यों शास्त्री जी की मौत हो गई। सो जैसे हमने डिस्कस किया इसमें 3 कल्प्रिट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो चलो समझते हैं कि इन तीनों के शास्त्री जी को मारने के पीछे पर्सनल मोटिव्स क्या हो सकते थे और हमारे एनालिसिस के हिसाब से असल में यह पूरे मास्टर प्लान के पीछे इन तीनों में से किसका हाथ था। शुरू करते हैं। सस्पेक्ट नंबर 1 से इंडियन पॉलिटिशियन स्पेशली इंदिरा गांधी जी। सो इनके ऊपर ब्लेम कहानी के 3 मेजर लूप होल्स की वजह से आ रहा है। पहला, कि क्यों रामनाथ ने सिर्फ उसी रात को शास्त्री जी के लिए खाना नहीं बनाया। वेल, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन शास्त्री जी की डॉटर इन लॉ नीरा शास्त्री जी ने द वायर को अपने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने बताया कि रामनाथ को खाना बनाने की ड्यूटी से हटाया हुआ था। उसकी जगह पर उस रात इंडियन एम्बेसडर टू रशिया टीएन कॉलजी के कुक मोहम्मद जान ने शास्त्री जी को खाना और दूध सर्व किया था। इनफैक्ट विवेक जी के बुक के हिसाब से रशियन अथॉरिटीज ने मोहम्मद जान और रशियन कुक को शास्त्री जी को पॉइजन देने के सस्पेंशन में अरेस्ट भी किया था, लेकिन आगे उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। दूसरी मिस्ट्री, याद है जब वह फ्लास्क की ओर पॉइंट आउट कर रहे थे तो आखिर क्यों उस फ्लास्क का पॉइजन टेस्ट नहीं हुआ। वेल, इसे लेकर नीरा शास्त्री जी क्लेम करती हैं कि शास्त्री जी ने उनके ग्लास में एक हिडन नोट छुपा के रखा था जिसमें उन्होंने उनके डेथ से जुड़े कई राज लिखे थे। यस, शास्त्री जी ने खुद एक नोट लिखा था। नीरा जी के मुताबिक इस नोट में शास्त्री जी ने लिखा था कि उन्हें लोकल रशियन कुक्स ने दूध दिया था जिसे पीकर उन्हें अनजी फील होने लगा। अब यह नोट कहां से आया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थर्ड मिस्ट्री पर। सवाल ये है कि अगर उनकी इतनी वियर्ड सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। इस बात को लेकर अनिल शास्त्री जो शास्त्री जी के बेटे हैं उन्होंने बताया कि जब रशियन अथॉरिटीज ने पूछा कि पोस्टमार्टम करना है कि नहीं तब फिर से इंडियन एम्बेसडर टू रशिया टीएन कॉल ने रशियन अथॉरिटी से कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए वहां पर उनका पोस्टमार्टम नहीं कंडक्ट हुआ। इनफैक्ट 1970 में खुद शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री ने पब्लिकली यह बात उठाई थी कि उनके हस्बैंड को पॉइजन दिया गया था। अब ऐसे में आपने देखा होगा टीएन कॉल का नाम कई बार सामने आया और इसी वजह से कहीं ना कहीं
इंदिरा गांधी जी पर भी ब्लेम आया। इसके दो मुख्य रीजंस थे, पहला तो उनके टीएन कॉल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे और दूसरा शास्त्री जी के लास्ट राइट्स के दौरान एक वीडियो एक तरह से वायरल हो गया था जिसमें इंदिरा जी और टीएन कॉल स्माइल करते हुए दिख रहे थे, जिससे एक परसेप्शन ऐसा एस्टेब्लिश हो गया कि पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से इस केस में उनका इवॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें नहीं लगता कि इंदिरा जी का इसमें कोई भी इवॉल्वमेंट हो सकता, क्योंकि उस दौरान उनका कांग्रेस पार्टी में कोई स्ट्रांग से एज सच नहीं था। इनफैक्ट ये तो वही दौर था जब उन्हें इनफेमसली गूंगी गुड़िया का टैग मिल चुका था और उन्हें सिर्फ एक छोटी सी मिनिस्ट्री दे दी गई थी जो उस टाइम पे उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सस्पेक्ट, रशिया, जो उस टाइम पे यूएसएसआर था, उसकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी केजीबी, जिसके तरफ इशारा कर रही है हमारी चौथी और पांचवी मिस्ट्री। सो चौथी मिस्ट्री में जब शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया तब उन्होंने उनके रूम में मौजूद इमरजेंसी फोन को क्यों पिक नहीं किया? वेल, इसका जवाब भी नीरा जी के इंटरव्यू में छुपाए उन्होंने बताया बाबूजी यानी शास्त्री जी ने सीक्रेट नोट में लिखा था कि उनके रूम्स के टेलीफोन कॉल्स को कट किया था। सो ऑब्वियस उनके कॉल्स को कोई रिस्पॉन्डर्स ही करता और इसीलिए उन्हें ये डायरेक्ट मर्डर लग रहे हैं। बट अब इस नोट के पॉइंट में भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब द वायर ने उनसे उस सीक्रेट नोट के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि वो नोट उनके मदर इन लॉ ने उनके बड़े दामाद को दिया था, लेकिन उसके बाद अब वो नोट किसके पास है वो किसी को नहीं पता। बट उस नोट में लिखी सारी बातें और इन्फॉर्मेशन नीरा जी को शास्त्री जी की वाइफ ने खुद बताया था। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उस नोट का एस सच कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ वर्बल प्रूफ को ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो फिफ्थ मिस्ट्री है वो कितनी वैलिड है कि वहां पर कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल क्यों नहीं थी? वेल, इस पर ना जर्नलिस्ट कुलदीप नायर जी की बुक काफी ज्यादा रोशनी डालती है, जिसे सुन के आपको भी यही लगेगा कि यस, मर्डर तो यूएसएसआर ने ही करवाया होगा। इस पर कुलदीप जी ने अपने बुक में लिखा कि नेहरू जी के जाने के बाद यूएसएसआर अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छा करना चाहता था, बट शास्त्री जी के पावर में आते ही यूएसएसआर ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि कश्मीर इशू पे वो इंडिया के साथ खड़े हैं। पर उसके बाद से यूएसएसआर ने ऐसा कोई ओपन स्टेटमेंट पब्लिश नहीं किया जिसमें वो इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान तो यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर अलेक्से कोसिग ने शास्त्री जी को ओपन लेटर लिखा कि वह वॉर रोक दें, जिसमें वह इंडिया की साइड होने के बजाय उल्टा वो इंडिया को ही वॉर के लिए इक्वली ब्लेम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी शास्त्री जी ने वॉर हॉल्ट करने के बजाय जारी रखा और जीत भी हासिल की, जिससे हो सकता है रशिया की हेजम नहीं उसे खतरे में नजर आ रही हो, प्लस पाकिस्तान की तरफ वो अपनी एफिनिटी बढ़ाना चाह रहा हो और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स यूएसएसआर को भी ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें में यूएसएसआर का एज सच कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं दिखा इंडिया के पीएम के असैसिनेशन जितना एक बड़ा कदम उठाने के लिए। देखो, हल्के से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स होना या एकाध नेगेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ वहाँ पास कर देने का मतलब यह नहीं हो जाता कि कोई देश इतना बड़ा कदम एक झटके में उठा ले। अगर इस पूरे मुद्दे को मैक्रो पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जाए तो रशिया तभी भी इंडिया का एक स्ट्रांग एला ही था अगेंस्ट यूएसए एंड पाकिस्तान। सो मेरे हिसाब से रशिया इतना बेवकूफ़ी का कदम नहीं उठाएगा कि वह अपने ही एलाई देश के पीएम को खुद के ही जमीन पर एसिनेट करें जहां पर वह पीस ट्रीटी के लिए आए थे। सो यहाँ पर सिंपली मोटिव इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है और इसीलिए बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सस्पेक्ट की ओर। यूएसए और हमारी आखिरी मिस्ट्री भी बाकी है, जो है कि सस्पेक्ट आखिर क्यों शास्त्री जी को इंडिया तक वो गुड न्यूज पहुंचाने नहीं देना चाहता था। तो देखो, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ना इन तीनों भी सस्पेक्ट में से सबसे स्ट्रांग मोटिव यूएसए के पास ही था और इसीलिए हमें वो सबसे प्रोमिनेंट सस्पेक्ट लगता है। और यहाँ तक कि खुद यूएसए ने भी ओपनली शास्त्री जी के मर्डर को एक्सेप्ट तक किया है। यस, सीआईए ऑपरेशंस डायरेक्टर रॉबर्ट क्राउली ने ओपनली उनके इंटरव्यू पर बेस्ट बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में ये एक्सेप्ट किया है
कि यस CIA ने ही शास्त्री जी को मारा है। इनफैक्ट उसने तो ओपनली यह भी एक्सेप्ट किया कि इसके बस 13 दिन बाद फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम डॉक होमी भाभा जी को भी CIA ने ही मारा था। अब यूएस के ऐसा करने के पीछे दो स्ट्रांग मोटिव्स थे। एक तो वो जो CIA डरेर ने बताया कि शास्त्री जी के टेनोर में ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। यस, जो इंडिया 1998 में एक न्यूक्लियर पावर बना वो देश 1965 में ही यह मिशन कंप्लीट कर सकता था। और इंडिया जैसे एक देश के हाथ में अगर न्यूक्लियर पावर आ जाता तो यह USA जैसे एक सुपर पावर के हेजम के खिलाफ होता और इंडिया वो समय USSR का एक बड़ा अलाय था। सो इंडिया का ताकतवर होना मतलब USSR का ताकतवर होना, और फिर US इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को रशिया के अगेंस्ट एज लेवरेज नहीं यूज कर पाता। इनफैक्ट यह भी बात एक काफी वेल केप्ट सीक्रेट है कि ओवर द ईयर्स CIA ने इंडिया के कई सारे टॉप साइंटिस्ट का मर्डर करवाया है सिर्फ ताकि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हो सके। एक टाइम आ गया था जब कई सारे साइंटिस्ट अचानक से मिस्टीरियस मौत मरने लग गए थे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह इतिहास की परतों में छुपे हुए कुछ रहस्यों को हमने आज बाहर निकाला। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के पीछे कई सवाल उठते हैं, कई सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हमने इस केस को गहराई से देखा तो सबसे बड़े सवाल और जवाब हमें उन्हीं के आसपास मिले जिनके पास मोटिव था, ताकत थी और इरादा भी। याद रखिए, पावर और सत्ता को सही दिशा में ले जाना हर देश की जिम्मेदारी होती है। हम एक ताकतवर राष्ट्र बने लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग सही तरीके से करें, यही हमें सिखाता है हमारा इतिहास। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही और रहस्यमय और दिलचस्प तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम उस विचार को साथ लेकर चलते हैं कि पावर सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे और जय हिंद।